कट में मैं आज रिवाइज करवा देने वाला हूँ पिछले क्लास की बातें। आपको किरचॉफ का 2 नियम पढ़ना था, जिसमें पहला नियम था क्या, जंक्शन का नियम। जंक्शन के नियम में हम लोग क्या पढ़े थे भाई, कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा वहां से उतना ही करंट जाएगा। दूसरा नियम पढ़े थे हम लोग क्या, लूप का नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम में क्या पढ़े थे, लूप का नियम। और लूप का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद परिपथ के लिए कुल विभवांतर का मान जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब भाई विभवांतर कभी धनात्मक होगा, कभी, तो विभवांतर कब धनात्मक होता था और कब ऋणात्मक होता था, इन चीजों पर हम लोगों को बात करनी थी। आपको बोला था कि यदि किसी प्रतिरोध से हम लोगों को गुजरना है, अगर किसी प्रतिरोध से हम लोगों को गुजरना है और हम धारा के दिशा में जाएंगे, अगर किसी प्रतिरोध से हमको गुजरना है और धारा के दिशा में जाएंगे तो v इक्वल टू कितना लिखेंगे, और यदि किसी प्रतिरोध से गुजरना है और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या लिखना है, डेल्टा v को लिखना है प्लस आई आर। अगर किसी बैटरी से जाएं और पॉजिटिव पहले मिले और नेगेटिव बाद में मिले, पॉजिटिव पहले मिले और नेगेटिव बाद में मिले तो डेल्टा v को कितना लिखना है। और अगर हम किसी सेल से गुजरे और नेगेटिव पहले मिले और पॉजिटिव बाद में मिले तो डेल्टा v को क्या लिखना है, प्लस ई। देखो कि किसी भी सेल का ये 6 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 3 वोल्ट लिखा हुआ है, ये सारा चीज क्या होता है, इसका ईएमएफ होता है, ठीक ना। तो बस इतना चीज को हम लोगों को याद रखना है। और आपको किरचॉफ के नियम का उपयोग करने के लिए क्या बताए थे कि सबसे पहले आप चाहें तो परिपथ में एक सेल से या एक से अधिक सेल से विद्युत धारा निकालें, लेकिन किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार आप पूरे परिपथ में धारा का बंटवारा करेंगे और इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि जिस सेल से मैंने जितना करंट निकाला है उसको उतना करंट वापस भी मिलना चाहिए। दूसरा बात मैं क्या बोला था कि आप लूप का चयन करिए। लूप हो सकते हैं या तो एक हो या एक से अधिक हो। लूप का चयन करिए और लूप का चयन कर करके आपको लूप में घूमना है। लूप में घूमने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें, आप चाहें तो आप एंटी क्लॉकवाइज में घूमें, आपको जैसे मन आप वैसे घूमें। हम लोगों को अभी तक जो सर्किट पढ़ना है उस सर्किट में हमको केवल प्रतिरोध और सेल को रखना है। कल मैं कैपेसिटर और इंडक्टर का भी बात किया था, लेकिन वो हमको अभी नहीं पढ़ना। हमको अभी केवल प्रतिरोध को और सेल को पढ़ना है। और इस प्रतिरोध और सेल लगे सर्किट कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों पर आज हमको चर्चा करना है। आज कम से कम 3, 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग जेई मेंस और एडवांस के करेंगे, ठीक है। और आपको देख के लगेगा कि ये सारा चीज कितना आसान सर्किट है। देखिए इसमें आपको याद बस इतना रखना है कि अगर भाई रजिस्टर से गुजर रहे हैं और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल का लॉस होगा, नेगेटिव में लिखेंगे। और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल का गेन होगा, प्लस में लिखेंगे। सेल में अगर प्लस से माइनस में जा रहे हैं मतलब हाइयर से लोअर में जा रहे हैं, हाइयर से लोअर में जाएंगे तो लॉस होगा, माइनस में लिखेंगे। और जब लोअर से हाइयर में आएंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्लस में लिखेंगे। इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए आज के क्लास में, जो पिछले पूरे क्लास में मैं इन्हीं सारे बातों को आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए कि इन सारे चीजों के लिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने में क्या, पहला क्वेश्चन है आपके सामने में क्या कि एक सर्किट आपके पास ऐसा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस सर्किट में कितना धारा प्रवाहित होगा। या आपसे यही क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है क्या, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है क्या कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें, धारा का मान ज्ञात करें, धारा का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए कि सर्किट में ये तो पता चल रहा है कि सारा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन सेल कितने हैं। मैं बोला था कि जब 2 सेल लगा दे सर्किट में भाई तो तेरा सारा ओम्स लॉ, तेरा सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग सब हो जाता है साइड। तो इस केस में हमको कैसे सर्किट को सॉल्व करना है, तो किरचॉफ का नियम लगा करके। अब 2 सेल है तो हम 2 सेल है तो मेरा मन कि हम किसी भी एक सेल से करंट निकालें या 2 सेल से निकालें। तो जब सर्किट आपको एक ही दिखे, लूप एक ही दिखे, तो वेरिएबल बढ़ाने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जितना तेरा वेरिएबल बढ़ेगा इक्वेशन सॉल्व करना उतना ही तेरे लिए कठिन हो जाएगा।
इसीलिए हमको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है सर्किट सॉल्व करते समय कि सर्किट में हम जितना कम से कम वेरिएबल्स का उपयोग कर पाए करेंगे, वेरिएबल बढ़ाने का जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर संभव हो तो हम लोगों को क्या प्रयास करना है कि एक ही सेल से करंट निकालें, दूसरा सेल से करंट नहीं निकालें, क्योंकि एक सेल से करंट निकालेंगे तो एक ही वेरिएबल रहेगा, दूसरे सेल से निकालेंगे दो दो वेरिएबल हो जाएगा, काम और टफ हो जाएगा। इसीलिए हमेशा प्रयास क्या करना है कि आपको वेरिएबल को मिनिमाइज करके चलना है, जितना कम से कम वेरिएबल रहेगा सॉल्व करना आपके लिए सर्किट उतना ही आसान रहेगा। तो भाई बताओ इस सेल से करंट निकालो कि इस सेल से करंट निकालो? 4 वोल्ट से करंट निकालो। मान लीजिए कि 4 वोल्ट से हम करंट निकाले, करंट निकला यहाँ से आई, पॉजिटिव से निकलेगा करंट, करंट यही घूम के आएगा, यहाँ से भी करंट कितना, यहाँ से घूम के आएगा करंट, यहाँ भी कितना, यहाँ से भी करंट कितना, यहाँ से भी करंट कितना, और फिर इसको कितना करंट मिल जाएगा। इस सेल को हम इग्नोर कर दिए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो सबसे पहला नियम क्या किए कि एक सेल से हम करंट निकाले और उस करंट को हम पूरे सर्किट में बांट दिए। किरचॉफ के पहले नियम का भी पालन हुआ है, क्योंकि कहीं पर तीसरा जंक्शन है ही नहीं, जहां से आई आएगा और आई ही पूरे चक्कर में क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। इन सारे पॉइंट्स का मैं नाम रख लेता हूं ए, बी, सी और डी। अब आपको लूप का चयन करना है। तो इस सर्किट में आप देखिए कि कितने लूप हैं, एक ही लूप है। तो एक ही लूप है तो चयन का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यही वाला लूप में हम लोगों को काम करना है। अब भाई साहब अब आई बारी किस चीज की, लूप को घूमने की। तो घूमने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो क्लॉकवाइज घूमे, आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो आप बताइए कि हमको कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। चलो एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे घूमोगे, घूमोगे कि नहीं? ए से अगर चलना शुरू करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए तुम पहले ए से डी जाओगे, डी से फिर सी, सी से फिर बी और बी से फिर क्लोज लूप कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे घूमना है। अब देखिए कि हम ए से चल रहे हैं, तो ए से चल रहे हैं तो विद्युत धारा इधर आ रही है और हम चल रहे हैं इसके विपरीत दिशा में। धारा आ रही है डी से ए के तरफ, धारा आ रही है किधर, डी से ए के तरफ, और हम जा रहे हैं किधर, ए से। तो प्रतिरोध के धारा के दिशा में चल रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं? धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे दोस्त, तो प्रतिरोध का विभवांतर का गेन होगा कि लॉस होगा? गेन होगा। तो प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे आई आर। तो प्लस में लिखेंगे करंट कितना आई और प्रतिरोध कितना 1, यानी कि कितना लिखाएगा, +1 × आई। कोई दिक्कत? आई आर लिख दिए। ए से पहुंच गए हम डी पर। अब देखो कि जब हम डी से सी जा रहे हैं तो रास्ते में पहले नंबर पे पड़ा बैटरी, और बैटरी का ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटा वाला। तो बैटरी में हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा कि लॉस होगा? गेन होगा। तो प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे 10 वोल्ट। कोई दिक्कत? अब जब इधर से आए तो रास्ते में एक रजिस्टर भी पड़ रहा है सर, रजिस्टर में करंट आ रहा है नीचे की तरफ, हम जा रहे हैं धारा के दिशा में कि धारा के विपरीत दिशा में? धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी पोटेंशियल का गेन होगा, कितने का, 2i का। क्यों? प्रतिरोध है 2 ओम का, करंट आ रहा है, आई आर लिखेंगे, कितना हो जाएगा। चले सी पर पहुंच गए। अब सी से हमको जाना है बी, रास्ते में पड़ता है एक प्रतिरोध, और प्रतिरोध में हम सी से बी जाएंगे तो धारा आ रही है बी से सी, और हम जा रहे हैं सी से, हम जा रहे हैं सी से बी। तो सी से बी जाएंगे तो ये बताओ कि यहाँ पर विभव का लॉस होगा कि गेन होगा, कितने का, 1i या आई लिखे, कोई दिक्कत नहीं। पहुंच गए भैया बी पर। अब बी से फिर एक प्रतिरोध है नीचे, हम धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं कि दिशा में चल रहे हैं? विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? कितना हो जाएगा, 2i। कोई दिक्कत? अब जब इधर आए तो यहाँ पर देख रहे हैं एक सेल है, और सेल का ये है पॉजिटिव और ये है। तो सेल में हम पॉजिटिव से नेगेटिव में आएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा कि पोटेंशियल का लॉस होगा? पोटेंशियल का लॉस होगा। इसका मतलब लिखेंगे -4 वोल्ट। ये अपना निकल के आया टोटल विभवांतर। और किरचॉफ साहब अपने नियम में कह के गए, दूसरे नियम में, कि किसी भी क्लोज लूप के लिए जो होता है वो डेल्टा भी कितना होता है, 0 होता है। सिग्मा ऑफ डेल्टा भी कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये आई हुआ 1 × आई, प्लस ये 10 प्लस ये 2i
प्लस ये आई प्लस ये 2i और -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, 1i 2i 3i 4i और 2 6i, 10 और -4 6 इक्वल टू कितना, यानी कि 6i इक्वल टू कितना, यानी कि i इक्वल टू कितना, i इक्वल टू कितना आया। इसका मतलब क्या कि मैंने जो धारा का दिशा माना है वो गलत है, धारा इसके विपरीत दिशा में बह रही है। धारा कैसे बह रही है इसके, हमेशा देखना ध्यान से कि एक सेल लगा हुआ है 4 वोल्ट का, एक सेल लगा हुआ है, प्रभावी कौन होगा, 4 वोल्ट वाला कि 10 वोल्ट वाला। ऑब्वियसली जिसका पावर अधिक है वो प्रभावी होगा, तो जो प्रभावी होगा उससे करंट निकलेगा कि जो कम प्रभावी होगा उससे करंट निकलेगा। तो प्रभावी वाला से ऐसे करंट निकलेगा कि उल्टा करंट निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव करंट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने जो करंट का डायरेक्शन माना था वो क्या था, गलत था। करंट उसके उल्टा दिशा में बह रही है, करंट उल्टा दिशा में बह रही है। प्रत्येक प्रतिरोध से कितने धारा, तो इस वाले से भी आई ही बह रही है 1 ही एम्पियर की, इस वाले से भी 1 ही एम्पियर की, इससे भी 1 एम्पियर की और इससे भी कितने की। कहानी सॉल्व हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो किसी भी सर्किट में आप सबसे पहले क्या करिए, एक सेल से, किसी भी सेल से आप करंट निकालिए, करंट को पूरे सर्किट में बांट दीजिए। करंट को पूरे सर्किट में बांटने के बाद एक लूप को चयन करिए और लूप में आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप जैसे जैसे घूमते जाएंगे आपको विभव का लॉस हुआ है कि विभव का गेन हुआ है ये बात पता चलता जाएगा। अगर गेन हुआ है तो प्लस में लिखिए, अगर लॉस हुआ है तो, और कुल विभव को कितना कर दीजिए, क्योंकि किरचॉफ का दूसरा नियम तो यही कहता है, कुल विभव को 0 करके सॉल्व कर दीजिए, करंट का मान निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। नेगेटिव साइन का मतलब पिछले दिन ही बता दिया कि अगर जब भी करंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाए इसका मतलब समझना कि मैंने जो दिशा मान करके काम किया है वो दिशा के उल्टा दिशा में करंट बह रहा है। क्लियर है बातें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है तो आपका 2 लूप बन रहा है, 2 क्लोज लूप बन रहा है। अब देखो कि इसमें मैं 2 काम कर सकता हूँ, 3 सेल भी लगे हुए हैं इसमें, तो मेरी मर्जी कि मैं एक सेल से करंट निकालूं या मेरी मर्जी मैं 2 सेल से निकालूं या मेरी मर्जी मैं तीनों सेल से निकालूं। तो तुम बताओ एक से निकालूं या 2 से निकालूं। 2 से निकालिए सर, चलो मैं दोनों साइड वाले से निकालता हूँ। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड वाले से करंट निकालता हूँ। मैं बोला हूँ क्या कि हमेशा तुमको प्रयास करना है कि वेरिएबल को मिनिमाइज करने का, लेकिन कम से कम उतना वेरिएबल जरूर रखना जितना तुम्हारे पास लूप हो, क्योंकि जितना लूप रहेगा उतना इक्वेशन बनेगा, और जितना इक्वेशन बनेगा उतना वेरिएबल भी रहना चाहिए तभी सॉल्व होगा। जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो लीनियर इक्वेशन में खाली एक्स वेरिएबल रहता है तो सॉल्व हो जाता है, एक्स का वैल्यू आ जाता है। लेकिन अगर आप 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो एक्स वाई में रहता था तो 2 समीकरण भी रहता था। अगर 3 वेरिएबल रहेगा एक्स वाई जेड तो उसको हल करने के लिए कम से कम 3 समीकरण भी चाहिए। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने समीकरण चाहिए, और जितने लूप बनेंगे उतने समीकरण बनेंगे। तो ये हमेशा प्रयास करना कि जितना लूप रहे उतना वेरिएबल रहना चाहिए अपने पास। मान लो कि मैं इस वाले से निकाल रहा हूं करंट कितना, I1 करंट आएगा यहां तक, आएगा कि नहीं, और मैं यहां से निकाल रहा हूं करंट कितना, I2 करंट आएगा कहां तक, यहां तक। अब यहां पर देखो जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, जंक्शन। यहाँ पर 2 करंट आ रही है, इधर से I1 और इधर से, तो इधर से जो करंट जाएगी ये करंट कितनी जाएगी, I1 प्लस I2 के बराबर में। यहाँ तक कितनी करंट आएगी, I1 प्लस, यहाँ तक कितनी करंट आएगी, I1 प्लस। अब मेरे दिमाग में ये भी है कि मैंने जिस सेल से जितना निकाला है उसको उतना पहुंचाना भी है, तो फिर यहाँ जंक्शन से मैं इससे I1 निकाला था तो इसको पहुंचा दिया कितना, और इधर से मैंने I2 निकाला था तो इसको पहुंचा दिया कितना। अब देखो कि हर जंक्शन पर जितना करंट आया उतना ही चला भी गया, यहाँ भी जितना आया उतना चला भी गया, और जिस सेल से जितना करंट निकला था उसको उतना करंट मिल भी गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले भाई एक सेल से या एक से अधिक सेल से करंट निकाला, और इस करंट को क्या किया कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार बांट दिया। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर जो कुल करंट का बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा,
शून्य होगा मतलब किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा वहां से उतना ही करंट जाएगा। तो भैया यहाँ I1 I2 आ रहा है, यहाँ से I1 I2 जा भी रहा है, यहाँ से I1 I2 आ रहा है तो इधर I1 गया इधर I2 गया, पूरा कहानी खत्म। ठीक ना। अब देखिए कि इस सर्किट में अपने पास लूप कितने हैं, एक लूप है कि दो लूप है? दो लूप है, ये वाला पहला लूप मान लो और ये वाला दूसरा लूप मान लो। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर इसका हमको नामकरण करने का मौका मिले तो नाम रख देते हैं ABCDE और F। अब देखो कि दोनों लूप में हमको बारी बारी से घूमना है, तो तुम बताओ कि पहले वाले लूप में मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं कि क्लॉकवाइज घूमूं? क्लॉकवाइज घूमिए सर। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो दोस्त ऐसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे पहले वाले लूप में। जब हम लोग बात करेंगे लूप 1 के लिए, और लूप 1 के लिए तुम बोले हो क्लॉकवाइज घूमने के लिए, इसका मतलब ए से जाएंगे F, F से आएंगे E, E से आएंगे B और B से फिर आ जाएंगे ए। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब यही हुआ, ए से F, F से E, E से B और B से ए। अब देखो ए से घूमना शुरू करो, तो ए से घूमोगे F के तरफ तो पहले आएगा ये माइनस और फिर आएगा ये प्लस। किरचॉफ साहब पहले ही कह के गए हैं, क्या किरचॉफ साहब पहले ही कह के गए हैं कि भैया तेरा जो डेल्टा V का सिग्मा आएगा ये कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब डेल्टा V हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। जब ए से F के तरफ जाएंगे तो रास्ते में एक सेल पड़ेगा, और सेल का पहले नेगेटिव पड़ेगा कि पॉजिटिव पड़ेगा? तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो मतलब लोअर से हाइयर में जाएंगे, और जब लोअर से हाइयर में जाएंगे तो पोटेंशियल का गेन की लॉस, गेन होगा तो +20 लिखूं कि -20 लिखूं? +20। पहुंच गए F पर। अब F से हम चल रहे हैं E के तरफ, F से चल रहे हैं किधर के तरफ? E के तरफ। तो F से E के तरफ चल रहे हैं तो धारा के दिशा में कि धारा के विपरीत दिशा में? धारा के दिशा में विभवांतर का लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस होगा। तो माइनस में कि प्लस में? माइनस में। कितना IR? माइनस में कितना लिखते हो? R के जगह है 10 और करंट कितना? I1। इसका मतलब -10I1। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो फिर E से आना है तुमको B तक, E से B तक आना है सर। रास्ते में एक रजिस्टर पड़ रहा है, और रजिस्टर में हम E से B पहुंचेंगे तो करंट के दिशा में चलेंगे कि करंट के विपरीत दिशा में? करंट के दिशा में चलेंगे तो विभवांतर का लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस होगा। तो माइनस में लिखेंगे कि प्लस में? कितने का प्रतिरोध है? 10 का। और करंट कितने का बह रहा है? I1 + I2 का। यहाँ तक पहुंच गए। अब रास्ते में सर एक सेल भी आ रहा है, ये प्लस और ये, तो सेल में आएंगे तो प्लस से माइनस में आ रहे हैं, प्लस से माइनस में आएंगे तो लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस होगा। तो -10 लिखना है कि +10 लिखना है? -10 लिखना है। बस यहाँ से आ गए B से आ गए A, कुछ है ही नहीं। ए से चले, ए पर पहुंच गए। किरचॉफ साहब कह के गए कि बेटा जब पहुंच जाना तो 0 लेके चले थे और 0 है। क्लियर है बातें? अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा कितना? 20 - 10I1 -10I1 -10I2 और -10 बराबर कितना? देखिए -10I1 और -10I1 कितना हो जाएगा? -20I1 -10I2 और 20 - 10 + 20 बराबर कितना? 0। कौन सा? 20 - 10 + 10 है ना ये? अच्छा, इसीलिए ना मेरा नहीं हुआ था यार। +10 बराबर कितना? सब में से 10 कॉमन आ जाएगा, तो -2I1 और -I2 और +1 = कितना लिख लूँ? इस सब को इधर लेके चले जाएंगे तो 2I1 + I2 बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको मान लो क्या समीकरण? पहला लूप सॉल्व किए, एक समीकरण भी बन गया। अब दूसरे लूप में देखिए, तो अब हम लोगों को घूमना है कहाँ पे? दूसरे लूप में। तो अब देखना कि जब हम लोग दूसरे लूप में घूमेंगे तो क्या होने वाला है। अब देखो जरा सा दूसरे लूप में घूमेंगे, अब थोड़ा सा दूसरे लूप में घूम करके देखिए क्या होता है। तो आप दूसरे लूप में घूमिए, लूप तो दिख रहा होगा ठीक से। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कहाँ पे? लूप 2 में। हम लोग बात करने वाले हैं क्या? लूप 2 में भी हमको किरचॉफ साहब कह के गए कि बेटा टोटल लूप का जो पोटेंशियल का सम होगा वो कितना होगा? 0 होगा। लूप 2 में बताओ क्लॉकवाइज घूमू कि एंटी क्लॉकवाइज घूमू? क्लॉकवाइज घूमिए सर कि एंटी क्लॉकवाइज घूमिए? चलो
कैसे भी घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोल रहा है। मान लो कि अगर बी से घूमना शुरू करेंगे, ध्यान देना, बी से घूमना शुरू करेंगे तो बी से जाएंगे सी, सी से जाएंगे डी, डी से जाएंगे ई और ई से फिर आ जाएंगे, ऐसे घूमोगे बी से सी से डी, डी से ई और ई से फिर, देखो बी से सी गए तो कुछ नहीं पड़ा। जब सी से डी जाने लगे तो रास्ते में देखिए एक सेल है और इसका ये माइनस और ये, तो पहले माइनस आया कि प्लस आया, माइनस से प्लस में जाएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा कि लॉस होगा, तो +20 लिखूं कि -20 लिखूं, पहुंच गए डी पर। अब डी से चल रहे हैं इस रेजिस्टेंस में और डी से ई आएंगे तो धारा के दिशा में कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के दिशा में, लॉस की गेन माइनस में लिखेंगे, रेजिस्टेंस 10 और करंट कितना, तो 10i2, कोई दिक्कत। अब पहुंच गए ई पर, फिर देखो ई से घुस रहे हैं इस वाले में, ई से घुसेंगे किस में, इधर घुसेंगे, तो ई से जब इधर घुसेंगे तो धारा के दिशा में घुस रहे हैं कि विपरीत दिशा में, धारा के दिशा में, और धारा के दिशा में लॉस होगा कि गेन होगा, कितने का, 10 गुने i1 प्लस i2 का, क्योंकि करंट बह रहा है i1 प्लस i2 और प्रतिरोध है कितने का। अब देखो यहाँ पर आ गया एक सेल, सेल में प्लस से माइनस में जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो विभव का लॉस की गेन, लॉस, तो -10 लिखूं कि +10 लिखूं, बराबर कितना, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 20 - 10i2 -10i1 -10i2 और -10 बराबर कितना, देखो सब में 10 कॉमन हो जाएगा, ये 20 - 10 हो गया 10, -10i2 नहीं 20i2, 10i2 यहाँ और 10i2 यहाँ, कितना हो जाएगा, -20i2 -10i1 इक्वल टू कितना, सब में से फिर 10 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, 1 - 2i2 -i1 इक्वल टू कितना, फिर इधर लेके चले जाओ सबको तो हो जाएगा कितना, 2i2 + i1 इक्वल टू कितना, 1, और इसको बोल दीजिए गया इक्वेशन। आप देखिए 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल भी है, सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या आंसर, आंसर आएगा, आप देखो कोई इधर से i2 निकालेगा, कोई इधर से i1 निकालेगा, तो हम नामकरण अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मेरे में इस वाले सेल से i1 निकला है, इस वाले सेल से i2 निकला है, आप हो सकता है कि इसी से i1 निकालें उसी से i2 निकालें, तो इसमें क्या होगा ना कि i1 i2 का वैल्यू सबके लिए अलग अलग आ सकता है, लेकिन अगर तुम किसी पार्टिकुलर रेजिस्टेंस का बात करोगे तो उससे होकर के करंट क्या बहेगा, सेम बहेगा, करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए नामकरण के लिए आपका टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करिए, दोनों प्लस में ही है, दोनों प्लस में ही है तो क्या करिए, 2 से गुना कर दीजिए किसी एक में और घटा दीजिए, है ना। तो क्या करते हैं, ध्यान देना, करते हैं क्या, इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए करते हैं इक्वेशन 1 × 2 और माइनस इक्वेशन 2, माइनस इक्वेशन कितना, तो देखो इक्वेशन 1 में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4i1 + 2i2 इक्वल टू कितना, और इक्वेशन ये घटाना है, ये कितना है, 2i2 + i1 इक्वल टू कितना, 1, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये वाला साइन बदल जाएगा, +2i2 और -2i2, 4i में से 1i1 गया तो कितना बचा, इक्वल टू 2 में से 1 गया तो कितना, यानी कि i1 बराबर कितना आ गया, 1/3 एम्पियर, और इसी तरीके से i2 भी निकल जाएगा आपसे इसमें पुट करके, निकल जाएगा कि नहीं। तो पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक प्रतिरोध से धारा का मान ज्ञात करें, तो इसमें से i1 जा रहा है, इसमें से i2 जा रहा है, इसमें से i1 + i2 जा रहा है, निकल जाएगा कि नहीं, सारा निकल जाएगा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, i1 निकल गया, i2 भी निकल जाएगा कि नहीं, 2/3 आएगा, देख लो वैल्यू पुट करके भाई, पहले इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में i1 का मान रखने पर, i1 का मान रखने पर, जब इक्वेशन 1 में आप i1 का मान रखिएगा तो देखिए कितना मिलेगा, इक्वेशन 1 है कितना, इक्वेशन 1 है कितना आपका, इक्वेशन 1 है 2i1 + i2, तो 2 × i1 के जगह कितना रखेंगे, +i2 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2/3 + i2 बराबर कितना आ गया, तो i2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 - 2 और संजोग से ये भी आ जाएगा कितना, 1/3 एम्पियर। इसका मतलब इस 10 ओम से 1/3 एम्पियर,
इस 10 ओम से भी कितना 1/3 एम्पियर। लेकिन इस बीच वाले से कितना I1 प्लस I2, तो कितना 2/3 एम्पियर। समझ में आ रहा है बात। तो इस 10 ओम वाले से I1 करंट बह रहा है, ध्यान देना हमेशा। इस 10 ओम वाले से I1, इस 10 ओम वाले से I2 बह रहा है। इसका मतलब इस दोनों से जो करंट बह रहा है वो 1/3 और 1 और इस बीच वाले 10 ओम के रेजिस्टर से I1 प्लस I2 करंट बह रहा है। तो I1 प्लस I2 मतलब 1/3 प्लस कितना हो जाएगा 2/3। तो ये एक सिंपल सवाल था जिसमें दो लूप थे। तो आप देखें क्या कि दो लूप है तो इक्वेशन भी कितने बन रहे हैं, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना 10वीं क्लास की बात है। अब ये मत पूछिएगा कि सर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता, तो भैया जाओ फिर से 10वीं क्लास में एडमिशन लो, फिर 2 साल के बाद 12th करने आना तो समझ में आएगा। ठीक ना। हाँ, कहाँ बहेगा, बीच वाले से बहेगा। ठीक ना, यहाँ से बीच वाले से करंट निकलेगा। समझे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा, सिमेट्रिक। ये सेल इस सेल को खत्म कर देगा। इस वेक्टर के जैसे ही सोचना है आपको। टॉर्च में एक बैटरी उल्टा लगाते हैं तो टॉर्च जलता है, तो जो सीधा लगा है उसका वैल्यू भी खत्म। तो इस दोनों में देखिए पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, मतलब खुद तो डूबे सनम हमें भी डूबो बैठे। एक सेल लगाएंगे दूसरा भी ऑटोमेटिक खत्म। अगर दोनों सीधा लगा हुआ है तब तो ठीक है, एक को अगर पलटे तो खुद तो गया ही, साथ में अपने जैसे एक और को लेके जाता है। तो ये 20 वोल्ट वाला अगर पलटा हुआ है तो इस वोल्ट वाले को भी क्या कर देगा, करंट खाली इसी सेल के कारण बहेगा 10 वाले के कारण। समझ में आ रहा है बात। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए इसको। ये कभी जेई 2015 में पूछा हुआ सवाल है। दो लूप का सर्किट है, एक ही सेल लगा हुआ है, दो सेल लगा हुआ है। आपका मन एक से करंट निकालें या दो से करंट निकालें, लेकिन सर्किट को सॉल्व करें। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है क्या कि 1 ओम वाले प्रतिरोध से कितना धारा बहेगा। देखना ध्यान से। अब मैं क्या बोला हूँ यहाँ पे, तुम्हारा मन कि तुम चाहो, सुनो ध्यान से, तुम चाहो तो एक सेल से करंट निकालो और तुम चाहो तो दोनों सेल से करंट निकालो। ध्यान देना कि अगर मान लो कि हम यहाँ से करंट निकालें, तो यहाँ से जब करंट निकालेंगे तो ये करंट जाएगा, मान लो आई करंट निकला। यहाँ से करंट कितना निकला आई। यहाँ तक करंट कितना आएगा, आई आएगा। यहाँ तक करंट कितना आएगा, आई आएगा। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते में करंट बटेंगे, दोनों रास्ते में करंट बटेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से गया करंट I1, तो इसमें कितना बच जाएगा, I-I1। बात समझ में आ रहा है, इसमें कितना बच जाएगा। अरे 10 एम्पियर आया, 3 एम्पियर इधर गया तो इधर 7 ही एम्पियर ना बचा, 10 - 3। तो इधर से आई आया, इधर I1 गया तो कितना बचा I-। अब देखो ये I1 घूम करके ऐसे आएगा, ये I1 घूम करके ऐसे आएगा, ये I1 घूम करके यहाँ तक ऐसे आएगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा I-I1 ये ऊपर से। फिर यहाँ पर दोनों मिल करके जाएगा, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना जाएगा, इस सेल को फिर से कितना मिल गया। तो इस सेल से जितना करंट निकाले थे बांट बूट करके फिर से उसको उतना। अब आपके पास दो लूप है, एक लूप है ये और एक दूसरा लूप है। दो लूप में घूमिएगा तो दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपका काम I1 और I निकल जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है कि 1 ओम वाले से कितना करंट बहेगा, तो I-I1 का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे घूमेंगे, तो देखिए करंट बांट लिए, ये तो समझ में आया कि एक सेल से निकाले करंट I यहाँ तक आया, I यहाँ से दो रास्तों में बट गया, एक में I1 गया तो दूसरे में I-। अब ये I1 यहाँ से घूम करके आएगा यहाँ तक, और ये I-I1 भी आएगा यहाँ तक। यहाँ पर आकर के दोनों मिलेगा, कितना हो जाएगा, I मिलेगा, फिर इस सेल में कितना पहुंच जाएगा। अब दो लूप है, एक पहला लूप और एक, तो पहले लूप में घूमो दूसरे लूप में घूमो, दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करोगे I-I1 मिल जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 ओम वाले प्रतिरोध में कितना धारा बह रहा है, ये ज्ञात करिए। तो 1 ओम वाला प्रतिरोध ये है और इससे धारा बह रहा है कितना I-। इसका मान निकालेंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। 2 मिनट का टाइम देते हैं, बनाओ।
बन गया? बन गया कि नहीं बना? चलो बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो और अच्छी बात है। चलिए देखिए, देखिए पहले वाले लूप में आप डिसाइड करिए कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले भाई नाम लिख ले इसका, ए बी सी डी ई एफ। क्लियर है इतने? अब बताओ पहले वाले में कैसे घूमोगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये ले एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको घूमना है लूप वन में, तो लूप वन में एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, इसका मतलब ए से आएंगे एफ, एफ से जाएंगे सी, सी से बी और बी से फिर ए। अब देखते जाइए ध्यान से कि ए से जब एफ जाएंगे तो रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन में जाएंगे तो -3I1 लिख लूं तो कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। बताइए कि करंट के डायरेक्शन में कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस रेजिस्टेंस है 1 और करंट जा रहा है कितना, I-1। आप बताइए कि पहले नेगेटिव कि पहले पॉजिटिव? नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो प्लस की माइनस? +6, और इसके बाद घूम करके आगे फिर से ए पर, ए पर से आगे तो बराबर कितना हो गया, यानी कि -3I1 प्लस I-1 प्लस 6 इक्वल टू कितना, 3I1 और -I1 -4I1 हो गया, प्लस I है तो I-4I1 प्लस 6 इक्वल टू कितना, बन गया इक्वेशन 1। अब लूप 2 में बताओ कैसे घूमूं? लूप 2 में बताओ कैसे घूमूं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ये ले एंटी क्लॉकवाइज। कहीं से चलना शुरू कर, एफ से। एफ से चलना शुरू करेंगे तो कहाँ जाएंगे, एफ से ई से कहाँ जाएंगे, डी से कहाँ आएंगे और सी से फिर कहाँ जाएंगे, एफ पर। चलिए एफ से ई के तरफ करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, -3, करंट बह रहा है आई। पहले नेगेटिव आया कि पहले पॉजिटिव आया? तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो प्लस की माइनस, प्लस करंट के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन है तो -2, और फिर से आ गए इसमें करंट के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? डायरेक्शन में, तो -1 और I-1 बराबर कितना, 0। कितना हो गया, -3I प्लस 9 -2I -I और प्लस I-1 इक्वल टू 0। देखिए -3I -I -4I -5I, ठीक ना, और प्लस I-1 इक्वल टू कितना, 9, बस एक ही, प्लस 9 इक्वल टू कितना, 0। इसको क्या बोल लीजिए, इक्वेशन 2। इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, I-1 निकल जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी निकालो सॉल्व करके, जल्दी निकालो सॉल्व करके। क्या यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हो? 3 2 5 1 6, हाँ। अच्छा ये 2 लिखा हुआ है, अच्छा इसको हम 1 ही काउंट कर लिए। कितना आ रहा है? I-1 का मान 45/23, और I-2 का, आई का नहीं निकला, निकालिए, निकालिए दोनों का वैल्यू निकालिए सॉल्व करके। चलो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये जरा सा देख लो। हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ है I-1 और यहाँ है -4I1। हम इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से, हम इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तुमको 4 से, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4I1 माइनस 6 चौक 24I प्लस 9 चौक 36 बराबर कितना, और दूसरा वाला ये पहला वाला इक्वेशन कितना है, I-4I1 प्लस 6 इक्वल टू कितना, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड कर दो तो देखो +4I1 और -4I1 गया, -24I और प्लस I कितना हो गया, -23I इक्वल टू कितना हो गया, 36 और 6 42, यानी कि -42, माइनस से माइनस गया तो I बराबर कितना आ गया, 42/23। I बराबर आ गया 42/23।
अब किसी भी एक इक्वेशन में आप क्या करिए, आई का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आई का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करिएगा पहले वाले में, तो पहले वाले में जब आप आई का वैल्यू पुट करिएगा तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, 42/23 -4i1 प्लस 6 इक्वल टू कितना, 4i1 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 42/23 प्लस 6 बराबर कितना, 4i1, नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लो 23, ये हो गया कितना 42, और ये हो जाएगा 6 3 18 का 8, एक बचा 6 दूना 12 और 1 13 बराबर कितना 4i1। इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 180/23, और ये 4 आ जाएगा इधर गुना से भाग में, बराबर कितना आ गया, 4 से कट भी जाएगा, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, यानी कि आया 45/23। i1 बराबर कितना आ गया 45/23, और i का वैल्यू कितना आया है 42/23। तो अपने को निकालना जो है वो क्या निकालना है, i माइनस i1। तो देखिए कि जब i माइनस i1 निकालिएगा तो i का वैल्यू कितना आया है दोस्त 42/23, और ये कितना आया है 45 यानी कि ये कितना आ गया -3/23। -3/23 का वैल्यू मुझे लग रहा है 0.13 आ जाएगा, ठीक ना, माइनस में आया। तो यहाँ हमने करंट का डायरेक्शन माना है सी से एफ के तरफ, यहाँ हमने करंट का डायरेक्शन किधर माना है सी से। अच्छा, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है पी बी और इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है क्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब करंट बह रहा है क्यू से पी कि पी से क्यू, पी से क्यू डायरेक्शन माने, लेकिन रिजल्ट आ गया माइनस में। इसका मतलब जो करंट बह रहा है वो किधर, क्यू से। तो क्यू से पी वाला में 0.13 में आंसर कौन सा, डी। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये एक जेईई एडवांस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ध्यान दीजिएगा इस पीडीएफ में एक क्वेश्चन ये है, ये भी आपका जेईई 2017 का क्वेश्चन है, जेईई 2017 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हो, 9 का है, मान कहाँ पे है, बैटरी का, सारा बैटरी का वैल्यू 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये भी कितने का 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का और ये भी 2 वोल्ट का। ध्यान दीजिएगा इसमें 3 लूप है और तीनों लूप को सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3 लूप है। आप प्रयास करके आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो और भी ठीक, ये सब सवाल आपको अगले दिन करवाया जाएगा, ठीक है। इसी पीडीएफ को एक्सपर्ट करेंगे और यही सब सवाल हम लोग अगले दिन प्रैक्टिस करेंगे। आज वाला सवाल कम से कम कॉपी में प्रैक्टिस करके आइएगा, काफ़ी है आज के लिए।